हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देख लिया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या पढ़ना होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें स्टडी की जाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी की जाती है उनकी फिजिकल अपीयरेंस को, है ना। फिजिकल अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी की जाती है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें सबसे पहले नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि फिजिकल अपीयरेंस की बात चल रही। फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कैसा इनका कलर है, स्मेल, है ना। फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज, फिजिकल स्टेट में पहली चीज क्या बोली जाती है कि फिजिकल स्टेट जो है डिपेंड्स अपॉन किस पर? फिजिकल स्टेट मतलब कि सॉलिड होगा, कंपाउंड, या लिक्विड, या गैस, है ना। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फर्दर डायरेक्टली होते हैं किसके? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फिर आगे सरफेस एरिया एंड मोलर मास की। सरफेस एरिया एंड मोलर मास, ठीक है, मोलर मास एंड सरफेस एरिया के डायरेक्टली होता है। ठीक है, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे फिजिकल स्टेट क्या, वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा क्लोजर होते जाएंगे। उनकी फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इस तरह से चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं फिजिकल स्टेट में। अब देखो फिजिकल स्टेट में बोल रहे हैं तो क्या ऐसे बोला गया क्या कि देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी मेंबर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं सबके सब स्टार्टिंग लिक्विड से हो रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्स्ट 3 मेंबर, है ना, लो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 3 मेंबर्स। फर्स्ट 3 मेंबर्स, पहले 3 मेंबर्स की हम बात करें। फर्स्ट 3 मेंबर्स यानी कौन कौन हो गए? फर्स्ट 3 मेंबर में हो गए क्या क्या? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, ये फर्स्ट 3 मेंबर। तो फर्स्ट 3 मेंबर जो है एस फॉर्मिक, एसिटिक एंड प्रोपियोनिक एसिड, ये कैसे हैं? ये हैं कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल। ठीक है, कैसे हैं? कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल। कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, है ना। वोलेटाइल लिक्विड ही है, वोलेटाइल। ठीक है, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल आती, शार्प स्मेल वाले ये होते हैं। ठीक है, तो पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मेंबर क्या है? कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल। ठीक है, अगर आगे की बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट 3 मेंबर हो गए। फर्स्ट 3 मेंबर मतलब C1 to C3। ठीक है, नेक्स्ट 6 मेंबर, नेक्स्ट 6 मेंबर्स की अगर बात करें, 6 मेंबर्स यानी कि C4 to C9, C4 to C9 जो है वो भी कैसे हैं? ये भी कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लेकिन थोड़े से ऑयली नेचर के हो जाएंगे। कलरलेस ऑयली लिक्विड, ये थोड़े से ऑयली नेचर के हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो चुका है और हमको पता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट के इंक्रीज होने से ऑयली नेचर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो कलरलेस ऑयली लिक्विड है, कलरलेस ऑयली लिक्विड विद वही पंजेंट स्मेल, ये भी पंजेंट स्मेल की कलरलेस ऑयली लिक्विड है। ठीक है, पंजेंट स्मेल आ रही वर्षन में ये। और नेक्स्ट हायर मेंबर्स, ठीक है, यानी कि हायर मेंबर्स की बात करें, मोर देन 10 कार्बन एटम्स की बात करें तो हायर मेंबर्स जो है वो कैसे होते हैं? ठीक है, तो वो है क्या? कलरलेस वैक्सी सॉलिड। कैसे हैं? कलरलेस, कलरलेस तो क्या सभी है कलरलेस। अब ये कैसे हो जाएंगे?
वैक्सी सॉलिड, क्योंकि मोलर मास और सरफेस एरिया यानी कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो चुकी है, इंक्रीज, तो कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स हैं, ठीक है, विद क्या, नो पंजेंट स्मेल। अब इनकी कोई नो पंजेंट या कोई नो डिस्टिंक्ट स्मेल, पंजेंट स्मेल बोल सकते हो या नो डिस्टिंक्ट स्मेल भी हम बोल सकते हैं, विद नो डिस्टिंक्ट स्मेल, यानी आपको इनकी स्पेसिफिक स्मेल नहीं है। क्यों नहीं है स्पेसिफिक स्मेल, ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी, क्योंकि अब इनकी वॉलेटिलिटी क्या हो गई है ना, तो स्मेल क्यों नहीं आ रही है, ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी, ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी, कि अब ये उड़ेंगे नहीं, और उड़ेंगे नहीं तो हमें कोई स्मेल आएगी नहीं, ठीक है, लो वॉलेटिलिटी, तो ये इसलिए होता है, स्मेल इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अब ये वॉलेटाइल नहीं रहे, और वॉलेटाइल नहीं रहे तो इनकी वेपर नहीं बनेगी, और वेपर से ही स्मेल हमको फील होती है, तो स्मेल इसमें आ नहीं पाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, देखिए हमने, तो क्या रहा है, फर्स्ट 3 मेंबर, जो पहले 3 मेंबर है वो कैसे हैं, फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोपेनिक, वो तो कलरलेस लिक्विड है विद पंजेंट स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट 6 मेंबर कलरलेस ऑयली लिक्विड है विद पंजेंट स्मेल, अब ये ऑयली हो गए कि हाइड्रोफोबिक पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, और अगर हाई मेंबर यानी कि अब 10 ऑनवर्ड्स की बात करें, 10 कार्बन ऑनवर्ड्स की बात करें, तो वैक्सी सॉलिड हो गए विदाउट स्मेल या नो डिस्टिंक्ट स्मेल, क्योंकि इनकी जो वॉलेटिलिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये तो बात हो गई एलिफेटिक की। अब अगर हम बात करें एरोमेटिक की, ठीक है, तो एरोमेटिक में अगर बात करें तो देखो क्या रहेगा एरोमेटिक में, ठीक है, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड सारे ही कैसे हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्या, वैक्सी सॉलिड, ये भी कैसे हैं, कलरलेस वैक्सी सॉलिड है विद कलरलेस वैक्सी सॉलिड, कलरलेस वैक्सी सॉलिड, और स्मेल के लिए इनकी भी कोई स्मेल नहीं है, विद नो डिस्टिंक्ट स्मेल, ठीक है, नो डिस्टिंक्ट स्मेल, कोई स्मेल इनकी नहीं, ठीक है। तो ये तो जाती है इनकी फिजिकल स्टेट। आगे बात समझ में, तो एलिफेटिक की भी देख ली, एरोमेटिक की भी देख ली, अब आते हैं हम किस पर, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं सॉलिबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉलिबिलिटी दोनों में देखेंगे अपन, है ना, पहले वाटर में देखेंगे फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी देखेंगे, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी फर्स्ट देख रहे हैं ए, सॉलिबिलिटी इन वाटर, फर्स्ट क्या देख रहे हैं, ए सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में ये सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में बढ़िया सॉल्युबल है, वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों है हाईली सॉल्युबल, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें सबसे बढ़िया सॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड ही है वाटर में, ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। क्यों, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग विद वाटर। रीजन क्या है इसका, रीजन हम लिखें तो रीजन है क्या, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ क्या कर लेंगे H बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग विद वाटर, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ क्या कर लेते हैं H बॉन्डिंग ये कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखो, है ना, ये लो, अगर इनकी H बॉन्डिंग दिखा है वाटर के साथ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये ले लिया हमने वाटर का मॉलिक्यूल, तो अब वाटर की नेगेटिव O और इनकी ये पॉजिटिव H, ये हो गई इसमें H बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड इधर से आया HOCO और ये R, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इधर से हो गया, है ना, H बॉन्डिंग इधर से हो गई है, ऐसे इधर भी आएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो COOH और ये इधर R, तो ये नेगेटिव O, ये पॉजिटिव H, ठीक है, वाटर की पॉजिटिव H और ये हो गई इधर H बॉन्डिंग, ऐसे इधर से भी दिखा सकते हैं, एक और मॉलिक्यूल इधर भी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से वाटर से क्या कर लेंगे, ये H बॉन्डिंग कर लेंगे, और वाटर से इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के थ्रू, है ना, वाटर से इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में अच्छे खासे सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये तो होगी सॉलिबिलिटी। अब एक बात जो हमेशा हर कंपाउंड के लिए बोली जाती है कि सॉलिबिलिटी ऑफ हायर मेंबर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे भी आएगी, क्या सॉलिबिलिटी solubility of higher members solubility of higher members है ना, solubility of higher member वाटर में solubility बात बोल रहे हैं, solubility of higher members decreases, higher members की solubility decrease होती जाएगी, decreases with increase in molar mass, with increase in molar mass बढ़ने के साथ साथ मोलर मास बढ़ने के साथ साथ सॉलिबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ड्यू टू, क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट इन द मॉलिक्यूल, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट इन द मॉलिक्यूल में क्या बढ़ रहा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, इसलिए सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आ रही बात समझ? तो सॉलिबिलिटी ऑफ हायर मेंबर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास, क्योंकि मोलर मास बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रोकार्बन जो चेन है, जो एल्काइल ग्रुप है आर ग्रुप, वो इंक्रीज होता जाएगा, और वो हमको पता है हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर मॉलिक्यूल में इंक्रीज होगा तो वो वाटर में सॉलिबिलिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर हम देना चाहें तो किस तरह का ऑर्डर आएगा कि फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ये तो अच्छे सॉल्युबल हैं, और आगे जैसे जैसे सॉलिबिलिटी, जैसे जैसे अपन और आगे जाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती है। ये फॉर्मिक हो गया, ये एसिडिक हो गया। इसी तरह से अगर हम प्रोपियोनिक लिखें C2H5COH, ठीक है, तो ऑर्डर कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डिक्रीज होता जाएगा। आगे तो सॉलिबिलिटी क्या होती जा रही है, हायर मेंबर की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, इस तरह से, ठीक है। तो हायर मेंबर की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, ये तो हो गई वाटर में सॉलिबिलिटी, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बात करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉलिबिलिटी, अच्छा इसमें एरोमेटिक की भी हम बात करें, एरोमेटिक वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, हमेशा पता ही है हमको। जब भी एलिफेटिक एरोमेटिक की सॉलिबिलिटी कंपेयर करते हैं तो एरोमेटिक वाले जो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में हमेशा एलिफेटिक वालों से लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस सॉल्युबल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, aromatic carboxylic acids are less soluble in water, वो वाटर में क्या होंगे, लेस soluble होंगे, ठीक है। ये तो सॉलिबिलिटी हो गई किसमें, वाटर में। अब देखते हैं सॉलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देखते हैं सॉलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आओ देखो सॉलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, है ना, लो पोलैरिटी वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन लो पोलैरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लो पोलैरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन लो पोलैरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें आ रही क्यों, सॉल्वेंट्स इज ड्यू टू either क्या डाइपोल, है ना, डीपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, डाइपोल इंटरेक्शन, या तो डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, इसको हम शॉर्ट में डीपी बोल रहे हैं, डीपी इंटरेक्शन, और ड्यू टू क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या बोल सकते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। आ गया। तो इस वजह से इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी आती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन लो पोलैरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लो पोलैरिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं, तो बेंजीन,
बेंजीन जो कि नॉन पोलर ही है, ईथर, CCl4, ठीक है, इस तरह से। तो ये लो क्वालिटी वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें ये सॉल्युबल हो जाएंगे या तो किस वजह से, या तो डीपी इंटरेक्शन की वजह से, या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आया समझ में? तो इस तरह से ये इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। एरोमेटिक की बात करेंगे तो एरोमेटिक वाले हमेशा एलिफेटिक से क्या रहेंगे, लेस सॉल्युबल रहेंगे। आ गया, बात समझ में आ गई? ये था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्युबिलिटी हमने देख ली कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिजिकल स्टेट और सॉल्युबिलिटी हमने देख ली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होता है किसके साथ? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर फर्दर डायरेक्टली किसके? मोलर मास एंड सरफेस एरिया, मोलर मास एंड सरफेस एरिया के डायरेक्टली, ठीक है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन तो ये चलता है। अब बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्या? वेरी हाई। क्या होते हैं? वेरी हाई। वेरी हाई क्यों बोला गया, है ना? तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़े हैं, हम लोग पढ़ते हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, हैलाइड, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस, अल्कोहल, सबसे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के ही होते हैं, ठीक है। देखो अगर हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, हैलाइड्स इनकी बात करें तो उनमें तो H बॉन्डिंग है ही नहीं, ठीक है, उनमें तो H बॉन्डिंग ही नहीं है। लेकिन अब जिनमें H बॉन्डिंग है, अमाइंस, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें भी सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के ही होते हैं, ठीक है। क्या रीजन है? तो देखो जिनमें H बॉन्डिंग नहीं है उनसे खैर ज्यादा होना ही है, क्योंकि H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है। तो हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, हैलाइड इनसे ज्यादा हो ही जाएंगे। अब बात यह आ रही है कि जिनमें H बॉन्डिंग है ना, अमाइंस, एल्कोहल, जिनमें H बॉन्डिंग है उनसे भी ज्यादा क्यों आ रहे हैं? तो वो डिपेंड कर रहा है कि इनमें जो H बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग है। इनकी जो H बॉन्डिंग कैसी है? स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग है। क्यों है स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग, है ना? तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं और फिर अपन लिखते हैं क्यों है। बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी हाई ड्यू टू दो बातें लिखनी पड़ेगी, ड्यू टू मोर एंड स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, मोर भी लिखनी पड़ेगी एंड स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग, मोर एंड स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है। तो इनमें जो एच बॉन्डिंग हो रही है वो एक तो ज्यादा भी हो रही है और स्ट्रॉन्ग भी हो रही है, तो मोर एंड स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। आ गया? तो इसलिए ये हो रहा है। अब हम समझते हैं क्यों हो रहा है कि इंटरमोलिकुलर मतलब जिनमें एच बॉन्डिंग हो रही है वो मोर एंड स्ट्रॉन्ग, कैसे? मोर भी है, स्ट्रॉन्गर भी है ना? तो कंपेयर कर लेते हैं। ये लो अमाइन से कंपेयर करना स्टार्ट किया हमने। ये लो तो अमाइन का NH बॉन्ड पोलर है, ठीक है, और अल्कोहल में OH बॉन्ड, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में CO और फिर ये OH RCOH बॉन्ड, ठीक है। अब हमको देखना है किसका, ये जैसे ये H के साथ वाला जो बॉन्ड है वो किस में सबसे ज्यादा पोलर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और अभी अमाइंस और अल्कोहल में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑक्सीजन से कम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो नाइट्रोजन तो उतना पुल नहीं करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा पुल करेगा, तो इस पे ज्यादा नेगेटिव, है ना, ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। ये यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें भी नीचे लिख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.3 है इसकी, मतलब, है ना। तो इस पे नेगेटिव और इससे पॉजिटिव आ रहा है, बट मोर पोलर कौन है? अभी इन दोनों में बात करें तो ये है कैसा, ये वाला है OH बॉन्ड जो अल्कोहल का, वो है मोर पोलर, ठीक है, ये मोर पोलर है। NH बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है। तो अगर अमाइन और अल्कोहल में कंपेयर करें तो अमाइंस और अल्कोहल, वैसे हमने अमाइंस वाले चैप्टर में कर लिया था, अमाइंस और अल्कोहल में कंपेयर करें तो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से क्या होंगे? हायर होंगे। लेकिन ये कंपेरिजन जब भी करें तो मोलर मास क्या ले लें? कंपेरेबल। ये बातें कब कर रहे हैं? जब मोलर मास कैसे? कंपेरेबल। तो कंपेरेबल मोलर मास वाले अमाइन और अल्कोहल में से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है ना, क्योंकि उनका OH बॉन्ड मोर पोलर है।
अब कंपेरेबल कंपेरेबल मोलर मास में ही हमने कार्बोक्सिल एसिड लिया। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां तो क्या था कि एल्काइल ग्रुप था, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, यहां भी एल्काइल ग्रुप था, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। बट तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन को ये इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ऑक्सीजन को एल्काइल ग्रुप की साइड से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो ऑक्सीजन उस साइड से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कम पुल करता है। सेम चीज यहाँ पे, यहाँ भी इसको प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो नाइट्रोजन उधर से कम खींचेगा, तो नाइट्रोजन उधर से कम खींच रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन कम खींच रहा है। बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिल एसिड जिसमें CO ग्रुप है, जिसका ये कौन सा इफेक्ट है, जिसका कि माइनस आई इफेक्ट है, कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, साथ में माइनस एम भी है ना, हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट भी देखेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली पुल करेगी, बहुत ज्यादा पुल करेगी, ठीक है। उससे ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मोस्ट पोलर। इन तीनों में अगर बात करें तो ये हो जाएगा मोस्ट पोलर या हाईएस्ट पोलर, ये है मोर पोलर, ये है लेस पोलर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये लेस पोलर हो गया, ये मोर पोलर हो गया, ये मोस्ट पोलर हो गया। अब पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी तो क्या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं ये पोलरिटी के, जितने ज्यादा पोलरिटी होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतने क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। इसलिए फिर कार्बोक्सिल एसिड में जो H बॉन्डिंग वो कैसी है, स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रॉन्गर की। अब बात आ रही मोर, मतलब नंबर ऑफ H बॉन्डिंग भी क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ H बॉन्डिंग ज्यादा क्यों है, देखो OH है ना, हम एल्कोहल की, ये मैं मोर वाली बात एल्कोहल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अल्कोहल से ज्यादा H बॉन्डिंग हो रही है, वरना अमाइंस में भी H बॉन्डिंग तो देखो यहां से भी हो रही है, यहां से भी हो रही है, यहां से भी हो रही है। अमाइंस का एक मॉलिक्यूल 3 H बॉन्डिंग कर रहा है। कार्बोक्सिल एसिड में भी देखें तो कार्बोक्सिल एसिड का एक मॉलिक्यूल ये लो, इधर से H करेगा, इधर से ये O भी करेगा, और ये वाला जो CO वाला जो O है ये भी फिर H बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसको हम कार्बोनिलिक ऑक्सीजन बोलते हैं, ये भी फिर H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो अल्कोहल के कंपैरिजन में यहाँ H बॉन्डिंग, नंबर ऑफ H बॉन्डिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग भी है और ज्यादा भी है। आगे बात समझ, तो देखो OH तो दोनों में था ही, OH यहाँ भी था, OH यहाँ भी था, बट दोनों के OH में डिफरेंस है। इसका OH जो बॉन्ड है वो मोर पोलर है कीटो ग्रुप के या CO ग्रुप के माइनस आई माइनस एम इफेक्ट की वजह से, और इसका OH बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है। तो एक तो बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो भी ज्यादा है और साथ में नंबर ऑफ H बॉन्डिंग भी क्या है, ज्यादा है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस, अल्कोहल्स और जितने भी अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सब में सबसे हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमने इनका बनाया, आया समझ में। तो क्या चल रहा है, वेरी हाई H बॉन्डिंग, वेरी बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई आ रहे हैं ड्यू टू मोर एंड स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। आया या नहीं आया। और इनकी H बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि अगर वेपर फेज की हम बात करें, है ना, गैस फेज की, तो गैस फेज में भी इनके H बॉन्डिंग कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती है। इनके H बॉन्डिंग वेपर फेज में भी कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। वेपर फेज में भी इनके दो मॉलिक्यूल, है ना, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड रहते हैं, ठीक है। ये देखो वेपर फेज में भी मतलब कि हम इनको लिक्विड फेज से हीट करके ला रहे हैं, तो वेपर फेज में हम देखेंगे तो वेपर फेज में भी इनके दो मॉलिक्यूल इस तरह से कंबाइन रहेंगे। एक मॉलिक्यूल की जो CO कार्बोनिलिक ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिलिक ऑक्सीजन की ये ऑक्सीजन, और इसकी H, इनमें होगी H बॉन्डिंग, ऐसे इधर H और इधर ये O, ठीक है। तो ये इस तरह से दो मॉलिक्यूल डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये डाइमर बन गया है, डाइमर, ठीक है। तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन वेपर फेज, यानी वेपर फेज में भी इनकी H बॉन्डिंग कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती है। वेपर फेज में भी हमको दो मॉलिक्यूल इस तरह से मिलेंगे, ठीक है, वेपर फेज में भी और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन वेपर फेज, क्या, इन वेपर फेज और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी जो प्रोटॉन कंटेन नहीं करते हैं, एप्रोटिक मतलब विदाउट OH वाले, ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट हम बोल सकते हैं विदाउट OH, OH कंटेनिंग, जिनके पास क्या नहीं होगा, विदाउट मतलब OH नहीं होगा, ठीक है, विदाउट OH कंटेनिंग, ठीक है। तो इन एप्रोटिक सॉल्वेंट वेपर फेज में और एप्रोटिक सॉल्वेंट में, वेपर फेज में और एप्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं डाइमर फॉर्म में, ठीक है। तो वेपर फेज और एप्रोटिक सॉल्वेंट
कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर फॉर्म। किस फॉर्म में? डाइमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं वेपर फेज में। और एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, इनमें किसकी तरह एग्जिस्ट करेंगे? डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या वेपर फेज में भी डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और यही रीजन है कि जब हम इनका मोलर मास बनाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, देखो मोलर मास जो होता है वो एबनॉर्मल आता है। हमने पढ़ा भी है सॉल्यूशन चैप्टर में कि एबनॉर्मल मोलर मास में इनकी क्या आएगी? एबनॉर्मेलिटी आएगी कि इनका मोलर मास जितना होना चाहिए उससे या तो डबल या डबल से थोड़ा सा कम, इस तरह से मिलता है। मतलब कि एग्जैक्ट मोलर मास नहीं आता है, डबल, मतलब जो भी इनका एक सिंगल मॉलिक्यूल का होता है उससे ज्यादा ही आता है, ठीक है। तो ये इसका रीजन यही है, एसोसिएशन हो जाता है, टू मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो गए ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इनमें हो गई, ठीक है। तो ये तो इनका एग्जिस्टेंस बताया हमने, ठीक है, किसमें? वेपर फेज में और एप्रोटिक सॉल्वेंट में। साथ में बॉइलिंग पॉइंट को भी हमने बोल दिया कि वेरी हाई है बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका OH बॉन्ड जो है वो अच्छा खासा पोलर है, तो ये ज्यादा भी बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी H बॉन्डिंग करते हैं। अब बात करते हैं वाटर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बात की वेपर फेज में और एप्रोटिक सॉल्वेंट में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि वाटर, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। कैसे रहेंगे? देखो, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि OH कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करेंगे? OH। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, है ना, वाटर में कैसे रहेंगे? दे डिसोशिएट, ये क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट इनटू किसमें? इनटू कार्बोक्सिलेट आयन में, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन एंड H+ आयन में, एंड H+ या हाइड्रोनियम आयन भी हम बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन में डिसोशिएट रहते हैं, ठीक है, आयन आ गया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इस तरह से डिसोशिएट हो जाएंगे। और इनका डिसोसिएशन हम अगर शो करें तो किस तरह का डिसोसिएशन है? इनका डिसोसिएशन एक रिवर्सिबल डिसोसिएशन होता है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये होते हैं, ठीक है, RCOO नेगेटिव और ये H+, ठीक है, जिस तरह से वाटर में डिसोशिएट होके रहते हैं। तो ये हो जाता है इनका बॉइलिंग पॉइंट और इनका एग्जिस्टेंस। वेपर फेज में एप्रोटिक फॉर्म सॉल्वेंट में तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वाटर में आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है, सबसे हाई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन्हीं का होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब आ रहा है नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस के साथ साथ सिमेट्री भी मैटर करती है। क्या करती है? हमको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट में पैकिंग होती है, सॉलिड्स है तो पैकिंग होती है, क्रिस्टल्स की पैकिंग होती है, पैकिंग में सिमेट्री भी मैटर करती है, मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री भी मैटर करती है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ये एक रिलेशन तो है ही अपनी जगह पर कि मेल्टिंग पॉइंट भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्टली होगा, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की सिमेट्री पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है मॉलिक्यूल की सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सिमेट्री है। इंटरेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? सिमेट्री। सिमेट्री जितनी अच्छी होगी तो उसके मॉलिक्यूल अच्छे से फिट हो जाएंगे क्रिस्टल में, टाइटली हेल्ड रहेंगे, उनकी पैकिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो वही बात हमको यहाँ करनी है। तो बोला गया है क्या कि अप टू 10 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, up to 10 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड शो ऑल्टरनेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? ऑल्टरनेशन इफेक्ट शो करेंगे या ऑसिलेशन इफेक्ट शो करेंगे? ऑल्टरनेशन इफेक्ट और ऑसिलेशन इफेक्ट क्या शो करेंगे? ऑल्टरनेशन या ऑसिलेशन इफेक्ट शो करेंगे इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब क्या हुआ?
मेल्टिंग पॉइंट्स में ऑल्टरनेशन इफेक्ट कैसा आ गया? ऑल्टरनेशन इफेक्ट का मतलब कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक रेगुलर ऑर्डर में नहीं चल रहा है, ऑल्टरनेट ऑर्डर में चल रहा है, यानी कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। तो कब इंक्रीज होगा? तो इवन ए नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग जो है, इवन कार्बन कंटेनिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें तो क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ओड वाला जो भी इससे प्रीवियस ओड वाला है और नेक्स्ट ओड वाला है उसका कम होगा, है ना। क्या है इसके पीछे रीजन? मैं अगर यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड लूं इवन ओड वाले, तो जैसे कि एक हमने लिया 3 कार्बन का CH3CH2COH, है ना, प्रोपियोनिक एसिड। अब एक हमने लिया 4 कार्बन का CH3CH2CH2COH, ठीक है। हमको पता है कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की जो चेन होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो चेन होती है वो जिगजैग मैनर में रहती है। वो कैसे होती है? जिगजैग मैनर में होती है। तो ये सिंगल कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की चेन है, जिगजैग मैनर में हम बना रहे। तो ये 3 कार्बन का बनाया, ये 4 कार्बन का, और अब देखो ये 5 कार्बन का, ठीक है, ये 5 कार्बन का बना रहे। और अब यहां इनको देख के आप बता दोगे कि कौन ज्यादा सिमेट्रिकल है और कौन कम सिमेट्रिकल है, किसके क्रिस्टल, ये, ठीक है। तो देखो कैसे देखना है इनको, इस तरह से देखना है कि अगर आप इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन कार्बन कंटेनिंग जो आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो गए? अपोजिट एंड्स पे चले गए। क्या हो गए? अपोजिट एंड्स पे। अगर आप इस मॉलिक्यूल को कट करते हो यहां से, अगर आप यहां से कट करके देखते हो तो दोनों तरफ क्या इक्वल डिवाइडेशन हो रहा है। मतलब इक्वल का मतलब कैसे है कि जैसे अगर आप देखो तो 2 कार्बन नीचे की तरफ आ गए, 2 कार्बन ऊपर की तरफ आ गए, 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। अब यहां देखो, यहां अगर देखते हैं तो क्या है, 2 कार्बन एक तरफ है और एक साइड ओनली एक ही कार्बन है, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ऐसे यहां देखेंगे अपन तो इसमें भी क्या होगा, इसमें एक साइड 2 ही कार्बन रहेंगे, एक साइड 3 कार्बन रहेंगे, तो वो भी क्या हो गया? थोड़ा अनसिमेट्रिकल। तो अगर इन तीनों में बात करें तो ये हो जाएगा क्या? मोर सिमेट्रिकल। ये कैसे है? मोर सिमेट्रिकल। तो ये 4 कार्बन यानी कि इवन कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर सिमेट्रिकल है, और जो मोर सिमेट्रिकल है तो उसके क्रिस्टल कैसे रहेंगे? टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो मोर सिमेट्रिकल है, क्रिस्टल्स कैसे होंगे? टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड क्रिस्टल होंगे, ठीक है। तो इनके मॉलिक्यूल अपनी पैकिंग में, अपने क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाते हैं, ठीक है। इनके उतने अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे, यानी कि इनकी पैकिंग ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा क्लोज हो जाएगी और क्रिस्टल टाइटली पैक हो जाएंगे। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई, ठीक है। और इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। लेस सिमेट्रिकल, कैसे है ये? लेस सिमेट्रिकल। ये भी कैसे है? ये भी लेस सिमेट्रिकल। दोनों ही कैसे हैं? लेस सिमेट्रिकल, लेस सिमेट्रिकल, लेस सिमेट्रिकल। तो दोनों के क्रिस्टल कैसे रहेंगे? लूजली हेल्ड क्रिस्टल रहेंगे, ठीक है। क्रिस्टल कैसे रहेंगे? पैकिंग कैसी रहेगी? लूज, ठीक है। तो लूजली हेल्ड क्रिस्टल होंगे, लूजली हेल्ड क्रिस्टल्स, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो। मेल्टिंग पॉइंट लो, इधर भी मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? लो, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट है। ऑल्टरनेशन इफेक्ट कि जैसे इसका कम है फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो एक छोड़ के एक इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा और आपको रीजन समझ में आएगा। क्योंकि जो ओड कार्बन वाले हैं उनमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप तो दूसरे एंड पर सीओएच अपोजिट साइड में चल जाता है, तो ये मोर सिमेट्रिकल फॉर्म बन जाती है। और जो जितना सिमेट्रिकल होगा उसके क्रिस्टल उतने अच्छे से टाइटली पैक होंगे। क्रिस्टल जितना टाइटली पैक होगा मेल्टिंग पॉइंट भी उतने ही हाई होंगे, ठीक है। तो ये था इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। हाँ, लेकिन क्या बोला गया? मोर देन 10 कार्बन कंटेनिंग, 10 कार्बन से ज्यादा वालों के फिर मेल्टिंग पॉइंट्स में इस तरह का ऑल्टरनेशन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। फिर वहां पर ये इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वही डोमिनेट करते हैं। फिर तो जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ऑसिलेशन इफेक्ट है ये कितने कार्बन तक काम करेगा? अप टू 10 कार्बन, ठीक है। पहले जो 10 कार्बोक्सिलिक एसिड है उन्हीं में ये ऑर्डर काम करता है ऑल्टरनेशन का, बाद में ऑर्डर रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाद में सिमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बाद में फिर ये इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे समझ में, ठीक है। ये था। अगर यही एरोमेटिक की भी हम बात करें तो एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है? उनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होंगे, ठीक है। तो द मेल्टिंग पॉइंट्स
of aromatic carboxylic acid, aromatic carboxylic acid, aromatic carboxylic acid की melting points क्या है? The melting points of aromatic carboxylic acids are higher than those of किससे? Higher than those of aliphatic carboxylic acid, aliphatic carboxylic acids having comparable molar mass, है ना? इसमें मोलर मास की इंपॉर्टेंस है. मोलर मास having comparable molar mass, having comparable molar masses. तो कंपेरेबल मोलर मास के कार्बोक्सिलिक एसिड ले अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक. तो एरोमेटिक वालों के मेल्टिंग पॉइंट क्या मिलेंगे हमको? हाई मिलेंगे. ठीक है, तो हैविंग कंपेरेबल मोलर मास. तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एलिफेटिक वालों से हायर होते हैं. सेम कंपेरेबल मोलर मास वालों की अगर बात करें तो. ठीक है, ये कंपेरेबल मोलर मास कंपेरेबल लेके फिर बोला जा रहा है. और इसका रीजन क्या है? रीजन बताया गया है क्या? रीजन इसका बताया गया है ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ किसकी? बेंजीन रिंग. ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. किनमें? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गई है? बेंजीन रिंग की प्लेनर स्ट्रक्चर है. तो ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पैकिंग क्या हो जाएगी यहां? दे पैक्ड more tightly in their crystal, वो अपने क्रिस्टल में ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाएंगे. वो टाइटली इन देयर क्रिस्टल्स. आ गई बात समझ में? ठीक है, तो वो अपने क्रिस्टल्स में ज्यादा अच्छे से ज्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं. ठीक है, तो ये रीजन बताएगा कि बेंजीन की जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, जो प्लेनर स्ट्रक्चर, उससे उनकी पैकिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स की अच्छी हो जाएगी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की मॉलिक्यूल्स की. और इसलिए फिर उनके मेल्टिंग पॉइंट एलिफेटिक वालों से ज्यादा हो जाएंगे जब मोलर मास कंपेरेबल ले रखा है. ठीक है, ये था. तो ये हो जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है.